चलिए, हम लोग का हिस्ट्री का सेक्शन चल रहा है। हिस्ट्री का सेक्शन में हम लोग 3 वंश के बारे में पढ़ लिए थे। एक पहला क्या पढ़े थे? हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश का संस्थापक किसे माना जाता था? बिंबिसार को। दूसरा वंश के बारे में हम पढ़े थे शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक किसको माना जाता था? शिशुनाग। और शिशुनाग का अंतिम शासक बने कौन बना था? कालाशोक। कौन बना था? सॉरी, नंदी वर्मन। और नंदी वर्मन का मृत्यु करने के बाद एक नया वंश का स्थापना हुआ था, जिस वंश का नाम क्या था? नंद वंश। अब नंद वंश जिस समय हमारा शासन जिस समय चल रहा था घनानंद का, उसी समय भारत पर आक्रमण हुआ था। और कहां से हुआ था? उसी समय भारत के दूसरे देशों में, यूरोपियन कंट्री में सिकंदर जो था अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। तो साम्राज्य का विस्तार मतलब वो अपने गुरु की आज्ञा के लेकर के वो विश्व विजय के पर अभियान पर निकला था। तो जिस समय भारत में घनानंद का शासन चल रहा था, उसी समय सिकंदर पूरे विश्व विजेता बनने के लक्ष्य में अपने देश से निकला था। तो आज हम लोग सिकंदर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको लिखा गया है सिकंदर / लिखा गया अलेक्जेंडर मैसेडोनियल। तो मतलब सिकंदर का जो दूसरा नाम जो कहा जाता है वो किस नाम से पुकारा जाता है आपका? बोलो जी, अलेक्जेंडर मैसेडोनियल, ठीक है। अगर बोला जाए सिकंदर का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या बोलेंगे? अलेक्जेंडर मैसेडोनियल, ठीक है। वही लिखा गया है। सिकंदर का जो वास्तव में जो नाम रखा गया था वो क्या? अलेक्जेंडर मैसेडोनियल था। अब मैसेडोनियल क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जन्म जो हुआ था मैसेडोनिया में हुआ था, ठीक है। इसी कारण इसका नामकरण जो कर दिया गया अलेक्जेंडर मैसेडोनियल कहा जाने लगा। वही लिखा गया है इसका जन्म जो हुआ था मैसेडोनिया, लिखा हुआ है। मैसेडोनिया में कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। तो मैसेडोनिया में जन्म होने के कारण अलेक्जेंडर का नामकरण क्या कर दिया गया? मैसेडोनियल। जैसे होता है ना कि जैसे सपोज दैट कि हम लोग झारखंड में रहते हैं, अगर हम लोग झारखंड से बाहर चले जाएंगे तो हम लोग का नाम नहीं पहचानेगा तो क्या बोलेगा? झारखंड वासी है, झारखंडी है। बिहार के लोग अगर कोई रहे, हम लोग झारखंड में देख लिए वो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं तो बोलेंगे क्या? बिहारी है। मतलब हम लोग क्या उसको नाम से इंडिकेट करते हैं। जस्ट लाइक है, सिकंदर का जो मूल नाम था अलेक्जेंडर मैसेडोनियल था। तो इससे पता चल जाएगा कि इसका जन्म कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया में हुआ था। और कब हुआ था जन्म? 356 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब जब इसका जन्म हुआ तो इनके पिता का भी नामकरण हुआ होगा। तो ये बताया गया है इनके पिता जो थे यूनान के राजा थे। कहां के राजा थे? यूनान के राजा थे, जिनका जो थे फिलिप द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? फिलिप द्वितीय का। तो सिकंदर कहां का निवासी था? यूनान का, ठीक है। और यूनान के राजा का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय, जिसका पुत्र कौन था? सिकंदर। तो सिकंदर के पिता का नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? फिलिप द्वितीय बोलेंगे। और सिकंदर का अगर जन्म बोलेंगे तो कहां हुआ था? यूनान में। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर का मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियल। बोलिएगा तभी हो जाएगा। अब इसकी माता का जो नाम था ओलंपिया। क्या नाम था माता का नाम? ओलंपिया। और इसकी माता ने क्या था? अपने पति को ही जहर देकर के मार दिया था, ठीक है। तो जब माता हुआ तो फिर इसके बाद तब गद्दी पर कौन बैठा? सिकंदर बैठ गया। तो इनकी जो पत्नी बनी, इनकी पत्नी का नाम था रुखसाना। क्या नाम था? रुखसाना या रेक्सोना। क्या नाम था? रेक्सोना साबुन है ना? हाँ, याद रखिएगा, साबुन का भी नाम होता है, रेक्सोना साबुन भी है, ठीक है। तो इसकी पत्नी का नाम, मतलब सिकंदर की पत्नी का नाम क्या था? रुखसाना या रेक्सोना। और रुखसाना के पिता जो थे वो फारसी शासक थे। कहाँ के शासक थे? फारसी। तो इनके पत्नी का नाम क्या था? सिकंदर की पत्नी का नाम रुखसाना, इनकी माता का नाम ओलंपिया, इनके पिता का नाम, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप द्वितीय। और आपका सिकंदर के मूल नाम क्या था? अलेक्जेंडर मैसेडोनियल, ठीक है। तो ये सिकंदर कहा था। तो सिकंदर जो होता है, देखो कोई भी आदमी प्रेरणा क्या लेता है? अपने सीनियर से लेता है। तो जब ये देखा कि हम यूनान पर रह रहे हैं तो ये अपने शक्तिशाली भी था, धीरे धीरे अपने सैनिक को बहुत ज्यादा डेवलप किया, ठीक है। इसकी सैनिक में पहली बार बताया गया कि 6 फीट आपका क्या बोलते हैं, भाला वाला सैनिक का प्रयोग करता था। देखो यूनान में अभी भी जो भाला होता है लगभग आदमी से डबल होता है भाला, पूरा लंबा भाला, जो युद्ध में लड़ने में बहुत मदद कार्य किया। और वही भाला का वजह से उन्होंने झेलम का लड़ाई को जीता था। आगे बताएंगे। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। इसके बाद सिकंदर का सबसे, जितना सिकंदर का नाम है उतना उतना पहचान उसका घोड़ा का भी है, क्योंकि घोड़ा भी उसका तरह बहुत ही साहसी और शक्तिशाली हुआ करता था,
जो उसके हर युद्ध के विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा, घोड़ा का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। सिकंदर के घोड़े का नाम था बूफे कराल। क्या नाम था? बूफे कराल। तो इसका 3 तरह का नामकरण किया गया है। जो सबसे पॉपुलर है बूफे कराल, दूसरा बोल सकते हैं ब्यूसे फेरलू। क्या बोल सकते हैं? बूसे फेरलू। और तीसरा इसका नाम है बूफे केफला। क्या नाम है तीसरा? बूफे केफला, क्योंकि यूनानी वर्ड है आपका। ठीक है, तो इसके जो घोड़ा को नाम 3 तरह से नामकरण, पहला जो सबसे पॉपुलर नाम है बूफे कराल। क्या नाम है? बूफे कराल। दूसरा नाम से क्या था, नाम था उसी घोड़े का नाम था ब्यूसे फेरलू। और तीसरा नाम बाउ केफला। ठीक है, देखो सिकंदर जैसे बोले कि सिकंदर कभी विश्व विजय पर जब अभियान निकला था तो उसकी प्रेरणा का स्रोत उसका गुरु बना था। वो अपने गुरु की आज्ञा से विश्व विजय पे था। उसका जब गुरु का विश्व विजय पर निकलिएगा तो बोले जाता है कि जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य होगा। तो उसका गुरु भी कोई साधारण प्राणी नहीं था। उसके गुरु का नाम देखो, क्या नाम था? अरस्तु। क्या नाम था? अरस्तु। वो दार्शनिक ज्ञाता था। दूसरे नंबर उसे ज्ञान था भौतिक का, अध्यात्मक का, कविता का, नाटक, संगीत, तर्क शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र और आपका नैतिक शास्त्र और जीव विज्ञान। हम लोग जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं ना अरस्तु को। तो जीव विज्ञान का जनक भी को विषय का रचयिता था। मतलब वो कोई साधारण प्राणी नहीं था अरस्तु। ठीक है, तो अगर सिकंदर के गुरु का नाम पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? अरस्तु। और सिकंदर के घोड़े का नाम कोई एक नाम बूफे कराल। क्या नाम बोलेंगे? बूफे कराल। ठीक है, अब देखिए सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, तो अरस्तु का भी कोई गुरु था। देखो कौन था? प्लूटो। ठीक है, सॉरी प्लूटो बोल रहे हैं, प्लेटो। जिसे जिसे किसको जिसको क्या कहा जाता था? अफलातून भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अफलातून। अब प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात था, जिसे ऐसा माना जाता है जिन्हें जहर का प्याला देकर के मार दिया गया था। ठीक, तो आपका सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, के गुरु का नाम, अब प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात, और सिकंदर के घोड़े का नाम। ठीक है, अब आइए सिकंदर जब विश्व अभियान पे निकला तो यही यहां पर आपका मैपिंग में दिया गया है। तो देखिए सिकंदर जब यूनान से निकला तो यूनान देश को नहीं, रास्ते में जितने भी देश पड़े वो सारे देश को जीतने तो स्टार्ट किया। तो ऐसा माना जाता है कि यूनान के लोगों को जितना देश का जानकारी था, मतलब सिकंदर को उस समय जितनी जानकारी था वो लगभग सभी देश पर विजय प्राप्त कर लिया था। तो जब विजय प्राप्त करने के लिए जब वो मूव किया भारत की ओर, तो देखो कोई व्यक्ति जब भारत की तरफ लड़ाई करने के लिए जाएगा तो कुछ वहां पर उसका आर्थिक लाभ होगा। सपोज दैट आप मंगलम कोचिंग सेंटर में इसलिए पढ़ने आए कि यहाँ से जॉब होता तभी पढ़ते हैं, नहीं होता नहीं पढ़ते। तो उसको सिकंदर को कोई आइडिया दिया था कि भारत में बहुत संपदा है, इतनी धन दौलत है कि जो पूरा विश्व में नहीं है उतनी। तो इसीलिए उसका जो लोभ हुआ उस साम्राज्य के, तब वो किधर आक्रमण करने के लिए किया था? भारत की ओर। तो भारत ऐसे नहीं पहुंचा, वो क्या हुआ? उसके रास्ते में जितने भी देश पड़े थे वो सारे देश पर विजय को जीतते हुए भारत आया था। तो देखिए क्या बोला गया था, सिकंदर जब यूनान के राज मकदूनिया का शासक बना, कहां का शासक बना? और मकदूनिया कहां पड़ता है आपका? यूनान में पड़ता है। तो जब सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की मृत्यु के बाद तो राजा तो सिकंदर बनेगा। तो सिकंदर कहां का राज्य करने लग गया? मकदूनिया का शासक बना। तो वही बोला अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठ गया। अब गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले उसने क्या बोला? काबुल और सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर में पहुंचा, मतलब वहां पर वो जीतते हुए पहुंचा। देखो ये जो काबुल और कंधार से जब होएगा तो रास्ता जिसको वर्तमान में गजनी के नाम से जाना जाता है उस राज्य को, ठीक है, तो उस समय वो किस नाम से जाना जाता था? सिकंदरिया। क्या नाम से? तो ऐसा यूनान के रास्ते देखो, यही इधर से रास्ते में जब पड़ा, आप वो जो पड़ता है आपका काबुल और सिंध के बीच में पड़ता है। ठीक है, काबुल और सिंध के बीच में सिकंदरिया नामक जो नगर को बसाया, स्थापित किया। क्यों किया? क्योंकि इस रास्ते से सारे राज्य को जीतते हुए जा रहा था। ठीक, जीतते हुए जब किया तो ऐसा माना जाता है कि 4वीं सदी में वो विश्व में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। मैंने 4वीं सदी के आते आते लगभग यूरोपियन कंट्री को जितने भी थे रास्ते में सारे पर वो विजय प्राप्त कर लिया। और जब वो सिकंदरिया पहुंचा काबुल के रास्ते, तो जब वो भारत में प्रवेश किया तो सबसे पहले वो भारत में प्रवेश किया हिंदू कुश पर्वत से होते हुए खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा?
खैबर दर्रा। सपोज कर लिए कि यही इसका बॉर्डर था भारत में प्रवेश करने का। अगर यहां पर राजा रोक लिया रहता तो भारत में प्रवेश नहीं करता, नहीं ना तो उसका आपका युद्ध होता। तो भारत में भी उसने कुछ लड़ाई जीता। तो देखिए क्या होता है, जैसा कि बोला जाता ना कि जहां पर सिकंदर जब आक्रमण किया तो एक ही बार शक्तिशाली राज्य पर आक्रमण नहीं किया, उन्होंने आक्रमण किया जो उस प्रांत में जितने छोटे छोटे राज्य थे और इंडिपेंडेंट थे, पहले उस पर विजय प्राप्त किया। और उसको विजय प्राप्त करते हुए धीरे धीरे वो क्या करने लगा, भारत की ओर एंट्री करने लगा। तो वही बोला गया जब चौथी सदी के आसपास लगभग वो जीत लिया था, जिसके लिए बोला गया यूनानियों ईरानियों के मध्य संघर्ष हुआ और सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने आखिर पर किस पर साम्राज्य स्थापित कर लिया, ईरानी को नष्ट कर दिया। और इसके बाद सिकंदर किधर बढ़ने लग गया, भारत की ओर। और अभी आपको बताएं कोई व्यक्ति भारत की ओर क्यों विजय प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि उस जमाने में भारत के पास धन संपदा की कमी नहीं थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सिकंदर जब सोचा कि इतनी संपदा है तो हमें आप इधर नहीं, ये रेगिस्तान में लड़ाई करने से इधर कोई फायदा नहीं, संपत्ति नहीं मिलेगा, काबुल चलो किधर आक्रमण करने, भारत की ओर। तो भारत की ओर जब एंट्री किया तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में जब प्रवेश किया तो किस दर्रा से सिकंदर प्रवेश किया, खैबर दर्रा। कौन सा दर्रा, खैबर दर्रा। अब देखिए यही खैबर दर्रा बोला जाता है कि अगर भारत के शासक लोगों ने अगर इसको कंट्रोल कर लेता तब ये भारत में नहीं प्रवेश कर सकता। तो सिकंदर खैबर दर्रा के रास्ते भारत में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो सिकंदर ने देखो भारत में आक्रमण करने का मूल कारण क्या था, धन प्राप्ति की लालसा, जो अभी बताएं। उसके बाद बोला गया सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, जिसमें कुछ गणतंत्र और कुछ राजतंत्र थे, जो अलग अलग जीतकर सिकंदर के लिए आसान था। तो जब सिकंदर जब भारत की ओर मूव किया तो वहां पर क्या थे, गणतंत्र मतलब छोटा छोटा राज्य रहा उसको जीत लेगा। फिर उसके बाद बहुत से राजतंत्र जो राजाओं के द्वारा इंडिपेंडेंट चलाए जाते थे उसको भी जीत लिया वो। तो इस तरह उसको जीतना आसान हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा संघर्ष उसे दो व्यक्ति से करना पड़ा। एक था जो आपका आगे भी बता दे रहे तो लिख दिए, तो वो आगे बोला गया है सिकंदर ने एशिया माइनर, सीरिया, मिस्र, इराक, ईरान, सिंध, गंधार और कंबोज को भी जीत लिया था। ठीक है, उसके बाद सिकंदर अपनी एशिया माइनर, तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को जीतकर वो भारत की ओर प्रवेश कर गया। इसके बाद सिकंदर जो होता है वही जो बोला गया खैबर दर्रा से होते हुए भारत में आया, जहां पर तक्षशिला के राजा आम्बी और पोरस, मतलब यहां पर सिकंदर को भारत जब प्रवेश किया तो दो लोगों से लड़ना पड़ा। एक आपका क्या था, तक्षशिला के राजा आम्बी, लेकिन आम्बी ने लड़ाई नहीं किया, वो सिकंदर के सामने आत्म समर्पण कर लिया। अगर वो चाहता यहां पर अगर तक्षशिला में अगर जो पोरू का राजा झेलम का जो था मतलब पंजाब का राजा और तक्षशिला का जो था आम्बी अगर चाहता तो यहां पर खैबर दर्रा पर रोक सकता था, लेकिन वो रोक नहीं किया क्योंकि अपना अलग अलग शासन चला रहा था। तो आम्बिक देखा कि नहीं मेरा पास तो उतना सैन्य शक्ति है भी नहीं, साहस भी नहीं है, तो उन्होंने सिकंदर से लड़ना उचित नहीं समझा और सिकंदर के सामने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। तो सिकंदर से जो सबसे पहले जो पहला राजा का जो बड़ा राजा का मुलाकात हुआ वो किसका मुलाकात हुआ था, आम्बी का हुआ था। ठीक है, लेकिन सिकंदर आम्बी ने तो आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन कौन, पोरस का जब युद्ध हुआ झेलम नदी के तट पर तो उसने आत्मसमर्पण नहीं किया। फिर जब ये क्या हुआ, यहां से तक्षशिला से होते हुए देखो यहाँ झेलम नदी है, यहीं पर इसका पूर्व राज्य जो पंजाब में पड़ता है वहीं मुलाकात हुआ। तो बोला गया पोरस के विरुद्ध हुआ, जो बोला तक्षशिला के राजा आम्बी और पोरस जो सुविख्यात राजा थे जो झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता है। ठीक है, यहां देखिए आपका ये आपका झेलम नदी है, ठीक, इसी के आसपास आपका चिनाब नदी होगा, चिनाब। ठीक है, तो यहीं पर इसका जो मुलाकात हुआ, आम्बी तो आत्मसमर्पण किया लेकिन पोरुस ने बोला वहां के कि नहीं हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और लड़ाई करेंगे। और ये झेलम नदी का कहानी क्या है कि जब राजा जो सिकंदर झेलम नदी के पास पहुंचा तो वहां पर क्या हुआ, देखो कि बरसात के दिन में झेलम का पानी बढ़ जाता है। तो सिकंदर बहुत चालाक था, उसने क्या किया, दोनों की सेना जो थी एक नदी का इस पार और एक नदी का इस पार, दोनों, तो नदी सिकंदर नदी जब तक झेलम नदी को पार नहीं करता तब तक लड़ पाता, उससे नहीं लड़ पाता। और झेलम बरसात का दिन में इतना पानी वहां का तीव्र हो जाता है जो सिकंदर के लिए पार करना उचित नहीं था। तो सिकंदर दो तरह का दिमाग लगाया,
सिकंदर क्या किया, अपनी सेनाओं को दो भाग में बांट दिया। एक भाग को क्या किया, यहां पर झेलम नदी पर खड़ा रखा और दूसरे भाग को स्थल मार्ग से भेजा उसको। क्योंकि मान लीजिए बरसात तो 3-4 महीने का रहता है, तो 3-4 महीने तक तो रह नहीं सकता है कोई सेना लोग। तो वो क्या किया, आधा भाग इसलिए रखा कि पोरू के राजा को पता नहीं चलने दिया कि हम लोग अपनी सेना को दूसरी ओर से मुड़े। मान लो सारा सेना हट जाता तो पोरू के राजा को पता चल जाता पोरस को। लेकिन वो क्या किया, आधा सेना को कहां रखा, नदी का किनारे, और आधा सेना को जल मार्ग दूसरे मार्ग से किधर, स्थल मार्ग से आक्रमण करने के लिए भेजा। तो इन्होंने सिकंदर ने ये दिमाग लगाया। ठीक है, तो आगे पहले देखिए क्या लिखा हुआ। तो बोला गया वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बने। में संयुक्त मोर्चा करने का मतलब ये हुआ कि अभी ये पीछे ही चल रहे हैं, आगे बता दिए। तो यहां पर जो होता है खैबर दर्रा पर दोनों की जो था, दोनों संयुक्त मोर्चा जो बोले नहीं बना पाया, जिसके कारण क्या हुआ, जीत गया। तो ना ही खैबर दर्रा पर कोई प्रतिरक्षक था और तक्षशिला के शासक आम्बी ने सिकंदर को आत्मसमर्पण कर दिया। जो कहां का शासक था, वो गांधार का, जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला। और झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोधी जो था वो कौन शासक था आपका, पंजाब का राजा, जिसे किस नाम से जाना जाता था, पोरू या पोरस ने किया। और यहां पर जो युद्ध हुआ झेलम नदी के तट पर, जिसको बोला जाता है हाइडे स्पीच या बिस्तरा या आधुनिक झेलम, पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध युद्ध जो हुआ बीतस्ता का युद्ध हुआ। तो बीतस्ता के युद्ध को दूसरे नाम से जो अगर पूछा जाएगा तो बोले हाइडे स्पीच। किस युद्ध के नाम से, हाइडे स्पीच के नाम से बोला जाता है, या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, या बीतस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और ये युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, पोरस और सिकंदर के बीच में। किस नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। तो उसके दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, हाइडे स्पीच, याद रखिएगा। इस युद्ध में सिकंदर ने क्या किया, पोरस को पराजित किया। देखो ये जो घटना हुई, जैसे आपको बोले कि स्थल मार्ग से आधा सेना को भेज दिया था। जब स्थल मार्ग से, जब पीछे के रास्ते से जब झेलम को पार करते हुए, मतलब स्थल मार्ग से जब आपका पोरस के पास पहुंचा तो आधी सेना तक पहुंच गई थी। तो युद्ध में लड़ाई हुआ तो एक ऐसी स्थिति आई थी कि जो सिकंदर हारने के कागार था, और इसी युद्ध में उसका घोड़ा मारा गया था। झेलम की लड़ाई में बहुत भयानक युद्ध हुई, और इस युद्ध में सिकंदर का जो घोड़ा था बूफे कराल, वो मारा गया। ठीक है, लेकिन इसका जीतने का जो वजह बताते हैं क्या था, इसके पास तो बहुत सारे क्या थे, पोरस राजा के पास हाथियां भी थी, घुड़सवार भी थे, रथ भी थे। तो इनके पास सबसे बड़ा सिकंदर का जो था, इनकी सेनाओं के पास बोले नहीं 6 फीट से ज्यादा भाला था। तो ये लोग बोला, आदेश दिया सिकंदर की जितने भी हाथियां हैं उसके आंखों में वार किया जाए। तो जब उसको आंखों में मारेगा तो क्या होगा, हाथी पागल होने लग गया, और पागल होने की वजह से क्या हुआ, वो शत्रु की सेना के ना करके अपनी सेना को कुचलने लग गया। जिसकी वजह से क्या हुआ, झेलम का जो ये क्या थे, पोरस का जो राजा था वो हार गया, और वही वहां पर क्या होगा, विजय हो गया। लेकिन विजय होने के बाद सिकंदर ने क्या हुआ, पोरस के राजा की हत्या नहीं की। वो इतना उससे प्रसन्न हुआ, उसकी बहादुरी को देख करके, झेलम के राजा पोरस की बहादुरी को देख करके, लास्ट में क्या हुआ, सिकंदर ने उसके राज्य को क्या कर दिया, वो वापस कर दिया। वापस होने के बाद फिर जब वो आगे बढ़ा तो वहां पर उसके उस समय किसका शासक चल रहा था भारत में, नंद वंश का। नंद वंश का शासक कौन था, अंतिम शासक घनानंद। और घनानंद इतना शक्तिशाली शासक था कि उसकी सेनाएं बताए थे ना, लगभग 2 लाख पैदल सवार थे, 3 लाख घुड़सवार थे, उसके बाद फिर हाथियों की शक्ति थी। तो लगभग जब सिकंदर आक्रमण, क्योंकि विश्व विजय से वो लड़ाई करते हुए स्टार्ट किया था, और वो कहीं नहीं रुका, पूरा लड़ाई करते 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 पहुंचा भारत में, लगभग 19 महीने तक बिताया। तो कोई भी व्यक्ति देखो जब लड़ाई करेगा तो थकेगा ही थकेगा। तो वो उसकी सेना इतनी थक गई थी, पहला नंबर थक भी गया था। तो देखो अभी आपका एनर्जी, और सुबह से शाम तक पढ़िएगा तो रात तक थक ही जाइएगा। तो इतना संघर्ष करते करते लास्ट में उसकी सेना थक गई थी, और दूसरा देखा कि इतनी विशाल सेना है, मेरा सेना तो कम है, क्योंकि उसकी भी युद्ध करते करते सेना घट गई थी। तो बोला कि अब हम लोग जीत नहीं पाएंगे, अन्यथा क्या हुआ, मतलब घनानंद के डर से, उसकी सेनाओं के डर से, वहीं से क्या हो गया, आपका वापस कौन लौट गया, सिकंदर वापस लौट गया। और सिकंदर जब वापस लौटा तो अपनी उसकी जो सेनाएं थी 2 भाग में बट गई। एक गया जल मार्ग के रास्ते, जिसमें कहते हैं नियारकस, जो स्थल मार्ग से उसकी सेनापति गया, और दूसरा गया आपका क्रेटेरस, ठीक है,
जो स्थल मार्ग से 2 जो सेना गई, और वापसी के क्रम में ऐसा माना जाता है कि रास्ते में ही सिकंदर की मौत हो गई। ठीक है, और उसकी समाधि को माना जाता है कहां दफनाया गया था? बेबीलोन में। कहां दफनाया गया था? बेबीलोन में। ठीक है, तो ये सभी सिकंदर का शॉर्ट डिटेल था। अब उसके बारे में कहां पर क्या क्या घटनाएं हुई उसका एकांत से समझेंगे। तो यहां तक तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं। सिकंदर को जब पराजित किया, इसके बाद जो अगला क्रम आता है, देखो, राज्य भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर उसके राज्य को वापस कर दिया। किसके राज्य को वापस किया? पोरस के राज्य को वापस कर दिया। पोरस को अपना सहयोगी बना लिया, और सिकंदर की पत्नी जिसका नाम था क्या? रेक्सोना। ठीक है, और पोरस की कलाई में मतलब उसको भाई एक्सेप्ट कर लिया। किसको भाई बना लिया? पोरस को। तो जब भाई बना लिया तो उसको हत्या तो करेगा नहीं। ठीक, वापस भी साम्राज्य कर दिया। तो ये जो वाला था 326 ईसा पूर्व में, इस युद्ध को झेलम, बिस्तस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से जाने जाते हैं। तो हाइडे स्पीच का युद्ध के नाम से कौन से युद्ध को जाना जाता है? सिकंदर और पोरस के युद्ध को। कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। या झेलम की युद्ध बोलिए, या हाइडेस बीच का युद्ध बोलिए, या बितस्ता का युद्ध बोलिए। ठीक है, ये तीनों युद्ध का नामकरण किसके किसके बीच में हुआ था? सिकंदर और पोरस, इसीलिए फेमस युद्ध है। इसके बाद बोला गया सिकंदर ब्यास नदी की सीमा तक पहुंचा। वहां वो पूर्व की ओर बढ़ना चाहा, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से मना कर दिया। अब जब बढ़ा तो धीरे धीरे वो क्या, किस देश किधर बढ़ने लग गया? पूर्व की ओर। ठीक है, तो लेकिन यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारी से भी ग्रसित हो गए थे। पूरा लड़ाई झगड़ा होने के कारण थक गया। मान ली किसी का तलवार से कट गया, ये कट गया, तो बहुत सारा का बीमारी फैलने लग गया। तो बोला गया यूनानी सैनिकों को यह ज्ञात हुआ कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है। देखो, गंगा के जब वो आगे बढ़ना चाहा पूरब की ओर, तो जब गंगा नदी को भी पार करना पड़ता, तो गंगा नदी के किनारे ही मगध साम्राज्य बताया था। और मगध साम्राज्य कहां था? गंगा, सोन और गंडक के क्या संगम स्थान पर बनाया था अपने पाटलिपुत्र को। तो जब उसको लड़ना था तो उसको तो गंगा नदी पार करना ही पड़ता। तो जब लड़ाई करने का था बोला, तो वो पता चला कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है, जिस कौन से साम्राज्य के नाम से जाना जाता? मगध। किस साम्राज्य के नाम से? मगध। और वहां का उस समय शासक कौन था? घनानंद। कौन था? घनानंद था। तो बोला गया मगध का नंद वंश का शासक था, और उसकी सेना सिकंदर से कहीं अधिक विशाल थी। ये तो बेचारा इधर कम ही सेना था, लगभग लाख से भी कम था, और उसकी सेना 2 लाख पैदल था, खाली 10 लाख हाथी था। तो जो 10 लाख बोले, 10,000 हाथी था, 3,000 घुड़सवार था। इतनी विशाल सेना उसके पास थी। 6,000 रथ वाला था सैनिक। तो उसके सामने सकेगा सिकंदर? और ऊपर से ये पूरा डर गया था। तो बोला काहे लड़ेंगे, चलो जान प्राण आए। तो सिकंदर, ऐसा बोला जाता है सिकंदर जो लड़ते लड़ते राजाओं से नहीं डरा था, वो अपनी सेना से हार गया था। कि बोला कि जिस सेना के बदौलत वो विश्व विजेता बनना चाह रहा था, अब उसका सेना ही नहीं साथ देगा तो वो जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो सिकंदर ने अपनी सेनाओं के लिए एक शब्द कहा है, देखिए क्या कहा है। सिकंदर अपनी सेनाओं, जिस पर गुमान होता था, किसको? सिकंदर को। वो इतना चाहता था कि मैं, अगर मेरी सेना मेरे साथ में रहेगी, हम पूरा विश्व विजय पर लौटेंगे। लेकिन जब उसकी सेनाओं ने जब उसका साथ छोड़ दिया, तो अपनी सेनाओं को एक दुख भरे शब्द में एक बात बोला क्या? सिकंदर ने दुख भरे स्वर ने कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरता पूर्वक डर से दबे हुए हैं। कायरता पूर्वक डर से मतलब वो मगध की सेना को देख करके डर गए थे। तो उसी लिए वो उत्साह भरने के लिए उन्होंने ये शब्द कहा, जिसे कारण क्या बोला गया आगे? इस प्रकार वो राजा जो अपने शत्रुओं से कभी नहीं हार मानता था, लेकिन अपने ही लोगों से हार मानने के लिए विवश हो गया। अपने ही लोगों से मतलब अपनी सेना से, क्योंकि इसके साथ तो सेना ही था। क्योंकि सेना बोला अब हम नहीं लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे, तो भैया हम नहीं लड़ेंगे, हम अकेले राजा कर सकता है? राजा अकेले जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, क्योंकि इतनी इतनी सेना है। तो इसीलिए दुख भरे शब्द ने उन्होंने कहा था कि मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूं जो निष्ठाहीन और कायरतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। तो कायरतापूर्ण शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? अपनी सेना के लिए। किसकी सेना? अपनी सेना, मतलब सिकंदर का जो सेना था। ठीक है, वो भारत में लगभग कितने महीने तक रहा? 19 महीने तक। याद रहिएगा, वो भारत जब पहुंचा तो 19 महीनों तक रहा।
जो 1300 आपका 26 ईसा पूर्व, सॉरी 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के रहा, और इस दौरान वो हमेशा युद्ध करता रहा। बताओ 19 महीना तक लड़ाई करता रहा। उधर तो अपना देश में रास्ता में लड़ा, बेचारा कंटिन्यू लड़ाई करेगा तो क्या रहेगा, भाग नहीं जाएगा। अब लड़ेगा नहीं, हमको रेस्ट चाहिए, 6 महीना के बाद लड़ेंगे रेस्ट, तब पर भी इन्होंने लड़ा। तो ऐसा माना जाता है, सिकंदर के बारे में कहा जाता है कि यूनान के लोगों को जितना नॉलेज था देश के बारे में ना, सिकंदर लगभग सब देश को जीत लिया था। लगभग भारत तक पहुंच के नहीं जीता, लेकिन लगभग सारे देश को वो जीत लिया था। तो देखो इसके बाद सिकंदर स्थल मार्ग से 325 ईसा पूर्व में अपने सैनिकों के साथ भारत से लौट गया। तो भारत से कब लौटा वो, 325 ईस्वी में। तो जब भारत से लौटा तो ऐसा माना जाता है कि 323 ईसा पूर्व में इराक के बेबीलोन में उसको डायरिया पकड़ लिया। क्या होता है डायरिया, समझते हैं ना, डायरिया मतलब लूज मोशन। तो डायरिया होने के कारण बोला सिकंदर 33 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया इसका। तो मृत्यु इसका कहां हुआ था, बेबीलोन के आसपास। तो सिकंदर का मकबरा जो कहां पर स्थित है, बेबीलोन में। और बेबीलोन का दूसरा नाम क्या होता है, झूलता हुआ बगीचा। मतलब जो 7 अजूबों में से एक अजूबा है। तो झूलता हुआ बगीचा कहां पर है, बेबीलोन में। और बेबीलोन में किसका समाधि बना हुआ है, सिकंदर। सिकंदर कितने वर्ष की आयु में मरा था, 35 वर्ष की आयु में। तो देखो जब सिकंदर जब भारत से वापस जाएगा तो बोला गया वापसी के समय में सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर 2 भाग में बट गया। नदी 2 रास्ता से गया सेना, एक रास्ता से नहीं जा पाया। एक जो गया जल मार्ग का जो नेतृत्व करने वाले थे उसका नाम था नियारकस। किसका नाम था, नियारकस। और स्थल मार्ग से जाने वाले व्यक्ति नाम था क्रेटेरस। किसका नाम, क्या नाम था, ठीक है, क्रेटेरस। ठीक है, 2 भाग में विभक्त हुआ। मतलब सिकंदर की सेना 2 भाग में विभक्त हो गई, एक जल मार्ग और दूसरा स्थल मार्ग। तो जल मार्ग से जाने वाले व्यक्ति का नाम कौन सा था, नियारकस। देखो जब ये आया तो सिंधु नदी से होते हुए जब वापस गया तो एक सेना जो चली वो जल मार्ग का रास्ता अपनाई। तो जल मार्ग का जो नेतृत्व कौन कर रहा था, नियारकस कर रहा था। और दूसरी सेना यहां से स्थल मार्ग से वापसी की, जो इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, क्रेटेरस। ठीक है, तो स्थल मार्ग से मतलब सेना जो हुई 2 भाग में विभक्त हो गई। लेकिन जाने से पहले ऐसा माना जाता है कि झेलम की लड़ाई जो सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध लड़ाई था, वहां पर उसने 2 नगर बसाया था। किसकी याद में, एक घोड़ा का याद में और एक झेलम विजय की याद में। तो देखो वही बोला गया है कि सिकंदर ने 2 नगर, एक का नाम था बूके फाला झेलम नदी पर, और दूसरे का नाम था क्या, निकेया, जो वर्तमान में किस नाम से जाना था, विजयनगर बसाया। एक नगर जो बताया, पहला नगर अपने घोड़े की याद में, तो इसके घोड़े का नाम क्या था, बुफे करार था ना। तो एक अपनी घोड़े की याद में बसाया और दूसरा पोरस के विजय पर। तो झेलम नदी के पास 2 जो नगर बसाया वो क्या था, एक बुफे फाला और दूसरा निकेया। तो देखो जहां पर झेलम नदी है वहीं पर वो बसाया एक नगर को। तो बुफे फाला किसकी याद में बसाया था, घोड़ी के याद में। और विजयनगर मतलब किसकी याद में, झेलम पोरस के विजय में नगर बसाया था। ठीक है, कि जाते जाते 2 नगर बसा देते हैं। इसीलिए अभी देखो क्या होगा, अभी भी कोई भी नेता उद्घाटन करेगा तो एगो शिलान्यास लगाएगा, को उसको याद दिलाते रहे, कुछ नहीं मिलेगा, एगो बना दिया तुरंत तो प्रवेश द्वार है ना, गेट प्रवेश द्वार है ना आप लोग का। हाँ देखो ये मंत्री बनाया, ये नेता बनाया, सब अपने अपने याद में बनाता है। तो बोला हम इतना वापस आ रहे हैं, अब भारत से तो हम जीत नहीं पाएंगे, तो चलो कुछ नगर ही बसा दे। तो एक घोड़े की याद में और एक विजय की याद में, याद रखिएगा। तो सिकंदर द्वारा 2 बसाया गया नगर का नाम क्या था, पहला बोलो बूके फाला और दूसरा का नाम निकेया, जिसका नाम क्या है दूसरा नाम, विजयनगर। तो बुफे काला किसकी याद में, और दूसरा विजयनगर किसकी याद में, पोरस के विजय की याद में बसाया। इसके बाद देखो ऐसा माना जाता है कि जब कहीं युद्ध होता है तो उसके साथ जब सिकंदर आया भारत में 19 महीने तक रहा, लड़ाई करते रहा, तो उसके साथ कुछ सभ्यता और संस्कृति भी आई।
जैसे सपोज दैट अभी हम लोग झारखंड वासी हैं, अगर कभी मान लीजिए कि दूसरे से आ जाए, साउथ से लेकर के आ जाए, ये आ जाए, तो वो लोग भी अपना पहनावा रहन सहन भी तो साथ में लाएंगे। तो ऐसा माना जाता है सिकंदर जब युद्ध के साथ तो आया, लेकिन अपने साथ कुछ दे करके भेजा भारत को। तो बोला गया सिकंदर के साथ आने वाले जो लेखक थे, एक का नाम क्या था, नियारकस, दूसरा का नाम था सिक्रेटस, और उसके बाद कौन कौन आया था, आस्टीबुसल। ये सभी सिकंदर के साथ आए थे। तो आपको बोले ना सिकंदर के साथ ये लोग वापस भी गए, दोनों गए ना। नियारकस जल मार्ग से गया था, और आपका सिक्रेटस कौन सा मार्ग से गया था, स्थल मार्ग से वापस गया। तो बोला गया सिकंदर का पुत्र भी हुआ होगा, जिसका नाम क्या था, सिकंदर चतुर्थ था, जो किसकी पत्नी थी, रुखसाना की। ठीक है। सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए कहा जाता है कि उस समय यूनान के लोगों को जितनी जानकारी, विश्व की जानकारी थी, उन सभी पर जीत लिया था। जो शुरू में आपको बोले, सिकंदर को विश्व विजेता इसलिए माना जाता है कि यूनान के लोगों को जितना नॉलेज था, लगभग लगभग सिकंदर ने सारे देश पर विजय प्राप्त कर लिया था। ठीक है। जैसे मान लो हम लोग का मालूम है कि झारखंड में जितना जितना राज्य है, अगर हम लोग को जितना घूम लिए, तो बोले हम सब जगह घूम लिए। मान लो अभी जैसे मान लो झारखंड में बहुत सारा टूरिस्ट एरिया है, जितना आप जानते हैं अगर सब घूम लिए, तो आप क्या बोलिएगा, हम झारखंड सब घूम लिए, अब झारखंड नहीं जाएंगे घूमने, यही ना बोलिएगा। लेकिन बाद में पता चलेगा अरे ये भी तो घूमने वाला जगह है, ये भी घूमने वाला जगह, तो बाद में पता चला। उसी प्रकार सिकंदर को जितना नॉलेज था, लगभग लगभग सारा देश को जीत लिया था। इसीलिए सिकंदर को किस नाम से जाना जाता है, विश्व विजेता। किस नाम से पुकारा जाता है, विश्व विजेता। तो सिकंदर को विश्व विजेता क्यों पुकारा जाता है, कोई बोलेगा भारत तो जीतिए नहीं किया था, लेकिन भारत का कुछ भाग को जीता था, 90% लगभग लगभग देश को तो जीत ही लिया था। क्योंकि इसीलिए बोला गया क्योंकि यूनान के लोग को जितना नॉलेज था उतना पता जीत ही लिया था। ठीक है। सिकंदर ने बोला गया पूरी दुनिया का 60% भाग को जीत लिया था। सोचो जितना देश था लगभग 60% हिस्सा पर जीत लिया था वो। और आगे बोला गया सिकंदर को पूरी दुनिया के जीतने का सपना कौन दिखाया था, अरस्तु। समझ में आए। तो जैसा गुरु वैसा शिष्य होता है। बोला जाओ देश विजय अभियान पे, बोला ठीक है निकल रहे। गुरु का आदेश परम आदेश। आप लोग बोले पढ़ो, तो सर बुखार है, तबियत खराब, माथा दर्द, आज छुट्टी मारेंगे सर, आज पढ़ने का मन नहीं है ना। इसीलिए वो विजेता बन पाया। तो इसीलिए आप गुरु का आज्ञा मानिएगा तो जल्दी जल्दी जॉब ले पाएगा, अन्यथा दिक्कत होगी जॉब लेने में। क्योंकि देखो कोई भी टीचर्स, नॉट मी, कोई भी अगर टीचर्स होंगे ना, टीचर का काम है स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाना। फॉलो आपको खुद करना पड़ेगा। क्या अरस्तु लड़ाई लड़ा था सिकंदर के साथ, लड़ने वाला कौन था, सिकंदर लड़ रहा था ना। ये रास्ता बता रहा था कि ठीक है ऐसे है, भारत में जाओ, पूरा इधर जो लड़ रहा है इधर कुछ उतना संपत्ति नहीं मिलेगा जितना भारत में है, तभी तो भारत आया। अगर उसको मन ही रास्ता दिखाता तो अरस्तु सिकंदर भारत तक नहीं पहुंच पाता। तो सेम काम है टीचर्स का। टीचर्स का भी वही काम है कि सही गाइडलाइन पढ़ा बताना, सही दिशा दिखाना, और उसको फॉलो करेगा तभी बच्चा लोग का जॉब होता है। नहीं फॉलो करता है, जहां 1 साल में नौकरी वहां 5 साल में नौकरी लेता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आई बात। देखो तो यहीं तक था आपका पूरा सिकंदर। तो सिकंदर को विश्व विजेता क्यों कहा जाता है, पता चला क्यों कहा जाता है। 60% भाग तो जीता ही था। दूसरी यूनान के जितना उसको नॉलेज था, कहां कहां देश है, वो एक भी देश को नहीं छोड़ा, सब देश को छोड़ा एक्सेप्ट भारत। तो भारत को भी तो जीत ही लिया था, गंधार और झेलम को। पंजाब का शासक पोरस था, तो इन दोनों को तो जीत ही लिया था। ठीक। और इसका देखो सबसे बड़ा भूमिका कौन कर निभाया, 3 व्यक्ति, एक इसका गुरु, दूसरा इसका घोड़ा, तीसरा इसका सैनिक। अगर ये 3 चीज नहीं होते तो भारत सिकंदर विश्व विजेता नहीं बन पाता। तो इसीलिए आपका क्या हुआ, लास्ट में उसका सैनिक जब साथ नहीं दिया तभी दुख भरे शब्द में वो हारा। नहीं तो अगर उसका बोलता सैनिक के नहीं हम लड़ेंगे, तो उस पर भी नंदवंश क्या मगध पर भी वो आक्रमण करता। लेकिन उसकी सेना ने उसका साथ नहीं दिया, इसी कारण क्या हो गया, वो वापस लौट गया। ठीक है। चलिए एक स्वर में एकदम फटाफट रिमाइंड कर लीजिए। चलो रफ्तार में रिविजन्स। सिकंदर का मूल नाम एकदम जल्दी बोलिए, अलेक्जेंडर मैसेडोनियल। सिकंदर का मूल नाम क्या था, मैसेडोनियल। उसका जन्म कब हुआ था, 356 ईसा पूर्व में। उसके पिता का नाम फिलिप द्वितीय, उनकी माता का नाम ओलंपिया, उनकी पत्नी का नाम, इसके पुत्र का हाँ रुखसाना, इसके पुत्र का नाम सिकंदर चतुर्थ, फोर्थ। इसके बाद इसके घोड़े का नाम
बोफे कराल, भूलेगा नहीं। इसके गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो, के गुरु का नाम सुकरात। उसके बाद सिकंदर कहां का शासक बना था? मकदूनिया का। अपने पिता की मृत्यु के बाद कब वो शासक के अधीन किया? 336 ईस्वी में। सिकंदर किस रास्ते भारत में प्रवेश किया? खैबर दर्रा, खैबर दर्रा। किस रास्ते प्रवेश किया? खैबर दर्रा। जब वो प्रवेश किया तो उस समय भारत में सबसे पहले किसके साथ लड़ाई किया वो? बोलो, गंधार का शासक आम्बी। आम्बी, तो आम्बी से लड़ा नहीं, आत्मसमर्पण किया। उसके बाद दूसरा उसका सामना किससे हुआ? पोरस से। तो पोरस के सामना किस नदी के किनारे हुआ? झेलम नदी के किनारे। इस लड़ाई में कौन विजयी रहा? सिकंदर। सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर कौन सा नगर बसाया था? बोलो, दो नगर बसाया था। एक कौन? अपने घोड़े की याद में, और दूसरा झेलम के युद्ध के विजय की याद में। तो जो पोरस की घोड़े की याद में कौन सा नगर? बुखे फाला। और विजय की याद में निकेया। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? तो आज की कार्रवाई समाप्त। धन्यवाद।